जैसे उनके बच्चे 9th में आए हैं तो कैसे उनको अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करना चाहिए, जो उनके लिए 9th क्लास एक पहाड़ लगती है। मैथ्स और साइंस उसमें से भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे? मेरी एक स्टूडेंट है, मेरे पास वो 9th क्लास में आई थी कि पेरेंट्स ने मुझे एक बात बोली, सर ये मेरी बच्ची बहुत वीक है मैथ्स में। बट मैंने उसे हमेशा एक ही चीज़ बोला, मैंने कहा बेटा तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तुझे एक सिंगल चीज़ समझ नहीं आती मैं बताऊँगा। उसने मेरी बात को फॉलो किया, उसे जहाँ समझ नहीं आया उसने मुझसे पूछा। आप विश्वास नहीं मानोगे, 9th क्लास को उसने नियर टू 90 मार्क्स स्कोर किया। मैं हर उस बच्चे को कह रहा हूँ जो किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, अगर टीचर ने कहा बेटा यहाँ पे ये गलती की, इसे 2 बार प्रैक्टिस कर लो, तो चुपचाप 2 बार प्रैक्टिस कर लो। सर मेरा सवाल यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपना मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए क्या सजेशन है आपका? सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट कर रहा है, अभी भी कर रहा है वो, जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उस चीज़ को दोबारा कॉपी खोलकर नहीं देखते हो। जो मैंने पढ़ाया या जो किसी टीचर ने पढ़ाया, घर पे जाकर एक बार 10 से 15 मिनट निकालो, उसे देख लो कि आज क्या पढ़ाया था। और क्या ऐसी एक टिप है जो बच्चे का अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको ध्यान रखनी चाहिए? एग्ज़ाम से पहले जितने भी मंथ में कॉपी बनाइए, रिवीजन सिर्फ वहीं से करें। मैंने देखा है बच्चों को, वो रिवीजन जब करने की बारी आती है ना, तो पहली बात तो उनके नोट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ठीक से कोई कॉपी बना नहीं रहा है। जिन क्वेश्चंस को आपने किया है उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। सर अगर कोई स्टूडेंट है जिसको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने हो तो उसको अभी से क्या करना होगा? उन्हें अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, उन्हें अपने जो गोल है उसको भी हमेशा दिमाग में रखना है और उसको दिमाग में रखकर ही पढ़ते रहना है। जब बच्चा क्लास 8 से क्लास 9th में आता है तो पढ़ाई उसके लिए पहाड़ बन जाती है। मैथ्स और साइंस उससे भी बड़ा पहाड़ बन जाता है। या तो उसको डराया जाता है कि 9th की मैथ्स बहुत मुश्किल है। इन्हीं सारे सवालों के जवाबों के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं स्टेपिंग स्टोन एकेडमी और अद्वेशा मैथ्स के फाउंडर मिस्टर राकेश यादव जी, जो लास्ट 15 ईयर्स से ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं, चाहे वो स्लो लर्नर हो या फिर टॉपर हो। सर के पास वो सारे एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ मिस्टर राकेश यादव जी का हमारे स्टूडियो में। थैंक यू विजय, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। सर थैंक यू तो आपका, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट से आपने जो नॉलेज दिया बच्चों को कि MCQ कब करना है, सब्जेक्टिव कब करना है, उसमें तो सर कमेंट किया हुआ है बच्चों ने, पेरेंट्स ने कमेंट किया हुआ है कि हमारे बच्चों को बहुत हेल्प मिली है। आपने जिस तरीके से पूरे सेशन में उनको हेल्प किया है, उसी के बीच में सर कुछ नए पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी 9th में आए हैं, तो उनके अब क्वेश्चंस हैं कि जैसे उनके बच्चे 9th में आए हैं तो कैसे उनको अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट करना चाहिए, जो उनके लिए 9th क्लास एक पहाड़ लगती है। मैथ्स और साइंस उसमें से भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे? विजय, सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके बच्चे 9th क्लास में आ गए। ज़िंदगी का एक नया पड़ाव यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं ये नहीं कहता कि क्लास 8 तक की पढ़ाई बेकार होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लास 8 क्रॉस करने के बाद बच्चा 9th में आता है। बट अगर मैं 9th की बात करता हूँ तो 9th अपने आप में एक अवेयरनेस देता है बच्चों को, एक अवेयरनेस स्टार्ट करता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ये देखा है जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। जब बैठते हैं सामने तो कई बच्चे तो बहुत क्लियर रहते हैं कि मुझे क्या करना है, और कुछ बच्चे स्टक रहते हैं कि सर 9th में है, पहले 9th अच्छे से हो जाए, 10th अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद 11th में सोचेंगे। उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका यही रहता है। पेरेंट्स मेरे पास, बेसिकली मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास मैथ्स के लिए जब भी पेरेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं कि सर 8th तक तो मैथ हो गई, ठीक थी, बट जब 9th में हमारा बच्चा आया है, अब इसकी मैथ को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा नहीं है। कुछ के पेरेंट्स आते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि सर 8th में मेरा बच्चा इतने नंबर लाया है और 9th में मैं चाहता हूँ कि और अच्छे नंबर लाए और यहीं से वो अपनी कंपटीशन या किसी चीज़ की भी तैयारी करे। तो तरह तरह के पेरेंट्स होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो 9th की मैथ को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ना पेरेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग माइंडसेट है। इन सब में जो मैंने कंक्लूज़न निकाला है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो वो ये चीज़ देखिए, बेसिकली जो स्टूडेंट है, 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसे ना मैथ बता दिया जाए। जैसे अब मैंने अभी आप क्वेश्चन यहाँ पे जो आंसर दे रहा हूँ, तो मैंने उसमें 2-3 चीज़ें तो मैंने यूज़ कर ली। मैंने ही बोल दिया कि 9th में बच्चा आ गया है, मैथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैं अगर ये बात बच्चे को बताऊँ ही ना, तो जब मेरा बच्चा 8 से 9th क्लास में आया है, उसे सिंपल सा बताओ यार 9th की मैथ अपग्रेड हो गई है, मैथ आगे डिफ़िकल्ट थोड़ी ना है, ये बताना ज़रूरी थोड़ी ना है।
अगर मैं ये बात उनसे बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसी तरीके से उसको ट्रीट करेगा। मैं आपको इसी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, हो सकता है आपको इसको रिलेट कर पाओ बहुत अच्छे से। मुझे ना ही स्टोरी के राइटर का पता है और ना ही मुझे किसी इसका, बस मुझे स्टोरी पता है बहुत अच्छे से, और मैं कई बार स्टूडेंट को ये समझाता भी हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक लेडी थी, उसका एक नौकर था, वो नौकर जो था वो ब्लाइंड था, अंधा था। तो उस लेडी को कहीं जाना होता है, तो जब वो घर से बाहर निकलती है, गाड़ी में बैठकर जब वो जाती है, तो उसकी गाड़ी थोड़ी सी घर से बाहर निकलते ही गड्ढे में गिर जाती है, गड्ढे में फंस जाती है, एक टायर उसका गड्ढे में फंस जाता है। तो अपने नौकर को बुलाती है अंदर से, नौकर का नाम आप कुछ भी रख लीजिए। तो कहती है हाँ भाई रामू बाहर आ जा। तो वो आता है बेचारा, तो उससे कहते हैं कि मेरी गाड़ी ना गड्ढे में गिर गई है, इसे बाहर गाड़ी उठा के बाहर निकाल दे। तो कहता मालकिन मैं कैसे निकालूंगा, अकेला इंसान, ठीक है ना, तो ये तो हो नहीं पाएगा मेरे से, 2-4 लोगों को बुलाओ। तो वो 3 लोगों के नाम ले देती है, ठीक है, श्याम ले लिया, किसी के भी अपना नाम ले लिया, तो 3 लोगों के नाम चिल्लाती है और उससे कहती है कि आगे अब तू उठा। अब वही आदमी जो रामू अकेला था, उसने गाड़ी पे जोर लगाया और वो गाड़ी उठ के बाहर आ गई। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी थी वो ये थी कि उसका माइंडसेट हो गया कि यार मेरे साथ सपोर्टिव है, मैं कर लूँगा। पहला माइंडसेट उसके लिए क्या था, पहला माइंडसेट ये था कि यार ये तो डिफ़िकल्ट है, पहले उसने देख लिया ना टास्क, ये तो डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सेम बच्चों के साथ भी होता है। मैंने जो रियलाइज़ किया, मैं किसी बच्चे को ये बताऊं ही ना कि मैथ डिफ़िकल्ट है, बेटा तुझे मेहनत करनी है बस। अगर वो इसी फिलॉसफी पे चलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा। बच्चे को एक्चुअल में बताया जाता है कि मैथ डिफ़िकल्ट है या साइंस डिफ़िकल्ट है। मैं इस चीज़ को भी एग्री करूँगा, क्योंकि मुझे पता है तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कमेंट्स वो चीज़ें करेंगे। बस बीइंग अ टीचर, मैंने टीचिंग किया है, मैंने पढ़ाया 15 साल, मैंने देखा है। मैं एक एग्जांपल भी ले सकता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे पास वो 9th क्लास में आई थी, ठीक है। तो 9th क्लास में जब आई थी, उसके पेरेंट्स ने मुझे एक बात बोली कि सर ये मेरी बच्ची बहुत वीक है मैथ्स में, ठीक है, तो कैसे किया जाए। तो मैंने उनसे यही बोला कि इसको वीक बोलना बंद करो आप। तो उस लड़की को जब मैंने पढ़ाया तो वो वाकई में थोड़ा सा वीक थी, बट मैंने उसे हमेशा एक ही चीज़ बोला, मैंने कहा बेटा तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तुझे एक सिंगल चीज़ समझ नहीं आती मैं बताऊँगा, तुझे एक सिंगल डाउट है तो मैं बताऊँगा। ये मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, पर उस स्टूडेंट में एक प्लस पॉइंट था, उसने मेरी बात को फॉलो किया। उसे जहाँ समझ नहीं आया उसने मुझसे पूछा। हर स्टूडेंट जबकि ये नहीं करता है, ये गलत है। तो उसने जहाँ उसे समझ नहीं आया उसने मुझसे पूछा, ठीक है। उसके बाद कोई क्वेश्चन देता तो क्वेश्चन में स्टक हो जाती, फिर उसे समझा देता। मैंने उससे बोला जब मैं आपको समझा दे रहा हूँ तो आपको एक काम करना है, वो क्वेश्चन 2 बार करना है कि आपने क्या गलती की थी, ठीक है, आपको रिकॉल हो जाएगा। फिर सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप विश्वास नहीं मानोगे, 9th क्लास को उसने इतने अच्छे मार्क्स से, मतलब ये नहीं कहूँगा 90s में, मतलब अराउंड नियर टू 90 थी वो, उसने मार्क्स स्कोर किया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। 10th में आई वो अच्छी, 10th में इतनी रिलैक्स हो गई, क्योंकि देखो 9th की मैथ और 10th की मैथ्स में थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है। 9th की मैथ 8th के बाद जब 9th में बच्चा आता है तो उसके लिए मैथ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं डिफ़िकल्ट का मतलब ये है कि नॉट कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ी चीज़ें आ गई, मतलब ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 10th में थोड़ा सा लेवल लो नहीं होता है, चैप्टर्स चेंज हो रहे हैं, बट अगर बच्चे ने 9th में अच्छे से पढ़ा तो उसके लिए 10th थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब विश्वास नहीं मानोगे, मैंने उसे 10th में पढ़ाया, मार्च से मैंने बैच स्टार्ट किया, उसके बाद अक्टूबर तक में मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। मेरा आज भी रिकॉर्ड है, मैं 15 अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म कर देता हूँ 10th का, फिर 3.5 महीने रिवीजन कर। वो इतनी रिलैक्स हो गई थी, उसने इतने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, डे 1 से पढ़ रही थी वो। उसने जब से मेरा हाथ पकड़ा था कि सर आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे, उसने अक्टूबर तक पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर किया। नवंबर में 10-15 क्लासेस उसने अटेंड किया। 15 नवंबर के बाद से वो ऐसी गायब हुई, वो आई नहीं, एकेडमी ही नहीं आई, मेरे से पढ़ने ही नहीं आई। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा आके नहीं रखी। सर आई एम चिल्ड, मैंने मैथ आती है, मेरे को ना इंग्लिश और SST करने दो, नहीं मेरी परसेंटेज ख़राब हो जाएगी। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने एक सिंगल प्रेशर नहीं दिया उसको। उसने दिसंबर जनवरी मेरे पास नहीं आई, 2 महीने आई ही नहीं। जनवरी एंड में मेरे पास आई,
फिर हम साथ बैठे, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पेपर था हमारा, तो पेपर से पहले उसने खूब प्रैक्टिस, सारे टेस्ट दिए। अब आप सोचो कितने नंबर आए होंगे उसके मैथ्स में। सी स्कोर 99 इन द मैथ्स। 99 आउट ऑफ 100। 1 मार्क्स MCQ में किसी वजह से गलत हो गया था, नहीं तो उसको बहुत अफसोस था उस चीज़ का। मैं यहाँ पर यही एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि ये बात उसने मान लिया था कि सर कह रहे हैं डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं हर उस बच्चे को कह रहा हूँ जो किसी भी टीचर से पढ़ रहा है, कोई भी टीचर उसे पढ़ा रहा है, अगर उसका हाथ पकड़ के साथ लेकर चल रहा है तो बच्चे को हाथ पकड़ के साथ चलना चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं मानना। अगर टीचर ने कहा बेटा यहाँ पे ये गलती की, इसे 2 बार प्रैक्टिस कर लो, तो चुपचाप 2 बार प्रैक्टिस कर लो। आर्गूमेंट मत करो आप उससे कि सर जी आ तो गया समझ में, आप दोबारा प्रैक्टिस क्यों करें। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती थी, ठीक है, मैं अपने मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो हमारे जब पहले पढ़ते थे तो हमें क्या बोल देते थे कि 2 बार ये क्वेश्चन गलत हो गया, 3 बार प्रैक्टिस कर। भले सब लोग उसे रट्टाफिकेशन बोल सकते हो, बस उस प्रैक्टिस में हम ये रियलाइज़ करते थे कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं। उस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम वो चीज़ बेटर तरीके से कर सकते हैं। सर मेरा सबसे पहले एक सवाल है कि सेशन स्टार्ट हुआ है और एक 9th क्लास का बच्चा पढ़ने आया है, आपके पास आया है, तो सर आप उस बच्चे को किस तरीके से काउंसिल करेंगे? अगर मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाऊं तो बेटर रहेगा, और एग्जांपल के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम ये मानकर चलो कि तुम एक स्टूडेंट हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, और तुम एडमिशन लेने के लिए आए हो। तो जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट 9th क्लास का एडमिशन लेने के लिए आता है या पढ़ने के लिए आता है, तो सबसे पहले तो सवाल मैं ये पूछता हूँ कि बेटा 8th क्लास में कितने मार्क्स थे, ठीक है। हालांकि वो मेरा जजमेंटल नहीं होता है, 90% वाला बच्चा भी मेरे लिए एक ही कैटेगरी में होता है, 40% वाला बच्चा भी एक ही कैटेगरी में होता है। इसका रीज़न है 40% वाला बच्चा अच्छा हो सकता है बट उसने पढ़ाई नहीं की होती है। 90 वाले परसेंट बच्चे ने एक प्रोसेस से पढ़ा होता है तो वो ले आया, यानी कि मैं 40 और 90 को सेम कैटेगरी में डाल देता हूँ जब तक वो मेरे पास नहीं आया, राइट। क्योंकि वो जहाँ से भी जैसे भी पढ़ के आया वो अभी तक मुझे नहीं मालूम। 40 और 90 का डिसीजन तो जब मैं पढ़ाऊँगा तभी ले पाऊँगा कि ये वाकई में 40 लायक था, ये 90 लायक था या नहीं था। तो इस चीज़ में मैं सबसे पहले स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जिसे बच्चा आज की डेट में नहीं मानता है। पहला सवाल स्टूडेंट खुद से करेगा कि मुझे मार्क्स लाने हैं कि नहीं लाने। अगर लाने हैं तो क्या मैं तैयार हूँ उन चीज़ों के लिए जिसकी वजह से मार्क्स आएंगे, ठीक है। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ। अब बच्चा कहता है सर किस तरीके की तैयारी, पढ़ना है मैं पढ़ लूँगा। तो मैं ठीक है, पढ़ने की बात है तो मुझे सिर्फ पढ़ने में तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, डेली 1 घंटे मैथ्स को देने हैं। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम था आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको थोड़ी सी सोशल एक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। सोशल एक्टिविटी बहुत सिंपल सी चीज़ है। हर एक सोशल मीडिया पे या कोई भी सोशल जो प्लेटफॉर्म है उन पे लिखा होता है 13+ या एज रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो वो जब आपके लिए नहीं है तो उसको नहीं करना। तो ये मैं बच्चों से बोलता हूँ कि यार इससे आप दूर रहोगे तो जो आप टारगेट कर रहे हो ना, मैं उस टारगेट तक पहुँचाना मेरा काम है। आपको मैथ ना के बराबर आती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर मुझे मैथ नहीं आती है, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये मैं उससे सुनना भी चाहता हूँ। एक आके कहता है सर मुझे मैथ नहीं आती है, ठीक है, और मैंने कहा ठीक है मैं तुझे पढ़ा दूंगा। और जब मैं उसे पढ़ा रहा हूँ और वो सिर्फ पढ़ रहा है, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और उसके अंदर ये लालच है ही नहीं कि यार मुझे सीखना है, तो मैं क्या कोई नहीं सिखा सकता। मैथ या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैं मैथ्स पे बार बार फोकस नहीं करूँगा, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी टीचर किसी बच्चे को तभी पढ़ा सकता है जब वो बच्चा खुद से पढ़ना चाहेगा। तो 9th क्लास में अगर किसी भी बच्चे ने एंट्री ली है या 11th क्लास या किसी भी क्लास में ली है, तो सबसे पहले फोबिया दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली मैथ या साइंस के लिए बात करते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ रेगुलर पढ़ना है और कुछ नहीं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूंगा कि आपके लिए मैथ्स क्या है, ईजी है, डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है? आप क्या कहोगे? मेरे लिए तो सर बहुत इम्पॉसिबल है। ये वर्ड मैं बहुत बच्चों से सुनता हूँ, बहुत का मतलब बहुत, समझ लो आप 90% में बच्चों से यही वर्ड सुनता हूँ कि सर मैथ्स इम्पॉसिबल है। 5% बच्चा कहता है कि सर ठीक है, और 5% बच्चा ये कहता है सर हमारी मैथ अच्छी है।
तो जो कैटेगरी है इम्पॉसिबल वाली अब बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैथ ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैथ एक ही चीज़ मांगती है, वो है प्रैक्टिस, आपका थोड़ा सा फोकस और प्रैक्टिस, उसके अलावा मैथ कुछ नहीं मांगती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब एक डिफ़िकल्ट, जिस बच्चे का माइंड मतलब बहुत ज़्यादा मैथ को लेकर अच्छा नहीं है, दिमाग भी अलग तरीके से होता है, ब्रेन भी अलग तरीके से फंक्शनिंग करता है, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैथ्स में 0 नंबर ला रहे हो, 10 नंबर ला रहे हो, तो आपके लिए 50 नंबर लाना इम्पॉसिबल नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लिए बहुत ज़्यादा पहाड़ बन जाता है, टास्क बन जाता है। उनके लिए 10 से 50 जाना मुश्किल नहीं है, बस वो सिर्फ गिव अप करना छोड़ दे। तो गिव अप करना उनका एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। मैंने इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो मैंने स्टूडेंट के बीच में कभी उनसे बात की है तो मैंने समझी है कि क्यों बच्चा गिव अप कर दे रहा है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक बच्चे से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा बेटा मैथ क्यों नहीं पढ़ता तू घर पे बैठ के? कह रहा सर आप पढ़ाते हो मज़ा आ जाता है, ठीक है, पढ़ाने के बाद जब आप डीपीपी दे देते हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली क्वेश्चंस, तो 3-4 तो हो जाते हैं। 5वें पे जब पहुंचता हूँ या 6ठे किसी पे पहुंचा और जब मैं उस पर अटक जाता हूँ, अब अटकने के बाद जब वो नहीं हो रहा होता है तो उसके बाद से ऐसा लगता है, मन ही नहीं करता है कि आगे करें। तो ये प्रोसेस आज नहीं है, ये आज से 20 साल 10 साल 15 साल पहले भी होता था। वहाँ पर अंतर ये था कि वो बच्चा जो होता थोड़ा सिंसियर होता था, नोट कर लेता था, अगली क्लास में सर से पूछ लेगा कि सर जी मैं यहाँ अटक गया था, मुझे बता दो। आज की डेट में स्टूडेंट क्या कर रहा है, गूगल या फिर कोई भी सोल्यूशन स्कैन मारा, 90% बच्चा है क्वेश्चन का स्कैन डाला, वहाँ देख लिया। मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है, मैं ख़राब नहीं कह रहा इसको, ये ख़राब है, बट उन बच्चों के लिए ख़राब हो सकती है जिनको सॉल्यूशंस के स्टेप समझने में दिक्कत हो, बेसिक क्लियर नहीं, बेसिक लेने में प्रॉब्लम होती है। जो बच्चा अच्छा है यार उसके लिए तो ठीक है यार, स्टक हो गया, सर अवेलेबल नहीं है, मैंने सोल्यूशन देख लिया, इज ओके, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। बट जिस बच्चे को यार स्टेप की ज़रूरत होती है, जिसको बताना, हाँ बेटा मैंने देखा कि मेरा बच्चा, भाई मैंने सेम क्वेश्चन कराया, उसी सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, तो जब मैं जो बच्चा मेरे से डाउट पूछने आएगा, तो जब मैं उस बच्चे को देखूंगा तो मुझे पता चल रहा होगा किस जगह पर अटक रहा है, तो मैं उसको वो कंसेप्ट बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे चेंज हो रही है, सोल्यूशन में फिर से अटक जाएगा वो। तो ये होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो और ये मान के चलो कि मैथ्स मैं कर सकता हूँ। आप ये रिपीट करते रहो, आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेगा कि मैथ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रॉब्लम पे अगर आप रुक गए तो फिर कुछ नहीं। सर मेरा सवाल ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपना मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना है उसको अपना, तो उसके लिए क्या सजेशन है आपका? देखो किसी भी स्टूडेंट को अगर अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन 9-10 से ही बेसिकली स्टार्ट होता है। अगर कोई कहता है कि मैंने 8 से एंड ऑल, तो ठीक है अपनी जगह वो भी, बट 9th में अगर आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको बड़ी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ सिर्फ जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम फ्यूचर में दोगे तो आपके लिए 9th-10th का फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत काम आएगा, लाइफ में काम आएगा। अब बात आती है कि सर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। बहुत छोटी सी ट्रिक है, एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, मुझे नहीं लगता किसी ने इस पर डिस्कशन किया है कि नहीं किया है, बट बीइंग अ टीचर जब मैंने ग्राउंड लेवल पे यानी कि बच्चों के बीच में रहकर स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, ट्यूशन्स में अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा नोटिस करता हूँ, जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट कर रहा है, अभी भी कर रहा है, वो 99% बच्चा कर रहा है। जो मेरी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो बच्चा सुन रहा हो वो कहेगा हाँ यार ये बात तो सर ने एकदम सही बोली है। और वो गलती ये है कि जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है या ट्यूशन में पढ़ा रहा है, आप उस चीज़ को दोबारा कॉपी खोलकर नहीं देखते हो, दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते, बिल्कुल नहीं करता है बच्चा। वो बहुत कम बच्चे होते हैं, मैं ट्यूशन की बात करता हूँ, कोचिंग सेंटर की बात करता हूँ, तो कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, आज सर ने पढ़ाया था, उनको DPP साथ के साथ मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, घर जाकर एक बार देख लेते हैं और फिर वो प्रैक्टिस करते हैं।
स्कूलों में जो मैंने देखा है, बच्चों से डिस्कस किया, बात किया, मैंने कहा बेटा ये वाला टॉपिक तो सर ने स्कूल में कराया था। सर पता नहीं। मैं क्यों नहीं पता? सर कराया होगा कॉपी में, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जब आपको स्कूल में कराया गया था तो क्या आपने वो टॉपिक घर आके दोबारा कॉपी खोली? कह रहा सर टाइम ही नहीं मिला। मे बी वो अपनी जगह सही हो सकता है, मैं नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारा लोड होता है बच्चे के ऊपर। मैं सिर्फ मैथ के ऊपर थोड़ी ना बात कर सकता हूँ। मेरा जो बच्चा सुन रहा है उसके पास तो 50 सब्जेक्ट, भाई तो 5-6 सब्जेक्ट है, उसको सारे सब्जेक्ट देखने हैं। मेरा बस पॉइंट मैथ को लेकर ये है, तो उसमें ये होता है कि आप जो मैंने पढ़ाया या जो किसी टीचर ने पढ़ाया, घर पे जाकर एक बार 10 से 15 मिनट निकालो, उसे देख लो कि आज क्या पढ़ाया था। रिवीजन बोलते हैं, जैसे शॉर्ट रिवीजन बोलते हैं। जो मैंने पढ़ाया या किसी टीचर ने पढ़ाया उसे घर पर सेम डे एक बार ज़रूर देखो। अगर आप नहीं देखते हो तो आपको वो चीज़ धुंधली हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं। मान लीजिए मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, आपको एक टॉपिक, आप 9th के स्टूडेंट थे तो अभी आज पॉडकास्ट में तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, आपको उस टॉपिक में एक छोटा सा डाउट हो गया, ठीक है, आपने वो डाउट नहीं पूछा। अगली क्लास आई, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक पढ़ाया ना, तो वो चलता रहा। वो पहले डाउट की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक पहला डाउट पहले अपनी जगह पर है। मे बी सेकेंड क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ाया समझ आएगा, पर पहला वाला डाउट अभी भी जिंदा है, आपने उसे नहीं मारा। तो वो आपके लिए कितना खतरनाक है, इसको आप ऐसे समझिए। आप अपना हाथ ऐसे कीजिएगा, ठीक है। इस हाथ पर मैं कुछ नहीं करता, आपको सिर्फ कहता हूँ कि मान लीजिए कोई एक चीज़ मैं आपके हाथ पे रख देता हूँ, ठीक है। आपका मोबाइल होगा, आप मोबाइल रख दीजिए इस पर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसे होल्ड कर दिए। आप कितनी देर होल्ड कर लोगे? ये यहाँ से हटा लीजिए, हाँ होल्ड कर लीजिए। आपको 5-10 मिनट के बाद दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। मैंने कहा नहीं भैया हटाना नहीं है, 10 मिनट बाद कहो सर हटा लूँ, नहीं, 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद आपको ज़्यादा पेन होगा, आप हटाने लग जाओगे। मैंने कहा गोली मार दूंगा, तो आप क्या करोगे? और मैंने कहा नहीं, मैंने बंदूक सर पे रख दी, अगर ये हाथ नीचे गया गोली चल जाएगी। आपने 1 घंटे का 10 घंटे कर दिया, उसे 12 घंटे कर दिया। मैंने कहा नहीं, 1 हफ्ते तक नहीं हटाना। 1 हफ्ते तक अगर आपने इसे नहीं हटाया तो आपका ये जो हाथ है ना वो पैरालाइज्ड हो जाएगा एक तरीके से, उसी फॉर्मेट में। सेम एक बच्चे के साथ होता है। वो जो डाउट होता है ना उसके दिमाग को ना एक तरीके से पैरालाइज्ड कर देता है उस टॉपिक में। बेसिकली वो टॉपिक डाउट का पार्ट बन जाता है। अब वो बच्चा कहता है यार ये वाला टॉपिक नहीं हुआ। तो मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपके डाउट क्रिएट होते हैं, सेम डे चांस है तो वेल एंड गुड है, नहीं चांस है तो टीचर से जाओ यार, पोलाइटली बात करो। टीचर तो आज के टीचर तो इतने सपोर्टिव हैं, सर ये डाउट मेरे से नहीं हुआ, मुझे प्लीज़ दोबारा बता दिए। 100% बताएगा टीचर। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो मना करेगा, क्योंकि आज के टीचर्स को मैंने जो देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ सपोर्टिव होते हैं, बट बच्चा उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। पहले थोड़ा सा होता था कि बच्चा पढ़ना चाह रहा था, टीचर थोड़े से रूडी होते थे एंड ऑल, वो अपनी जगह सही होते थे, बट तब बच्चा डर के मारे नहीं जाता था। अब बच्चा खुद से ही नहीं जा रहा है, तो टीचर क्या करेगा? सर अगर कोई 8th क्लास का बच्चा जिसने बड़ी मुश्किल से अपना मैथ्स का एग्ज़ाम क्रैक करा हो और पास हुआ बिल्कुल पॉइंट पे, 33 पे या 40 पे, क्या ये पॉसिबल है कि वो 9th क्लास में 80s 90s ला सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल से देता हूँ। बहुत कम लोग जानते होंगे और इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो एक जगह पे जाकर हार मान लेते हैं और कहते हैं कि यार ये चीज़ डिफ़िकल्ट है या मुश्किल है। आप सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, समीर शर्मा करके IPS ऑफिसर हैं एक, ठीक है, 2011 बैच के। तो उनका जो बैकग्राउंड अगर आप चेक करोगे ना, तो उन्होंने शेयर किया हुआ है अपना। तो सोचो वो IPS ऑफिसर हैं, तो तुम्हारे हिसाब से वो कितने अच्छे होंगे पढ़ने में, और किसी के लिए मतलब यार बहुत अच्छा होगा। क्लास 10th में उनकी जो परसेंटाइल थी वो थी 57, मतलब फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं थी। 11th में 34, 12th क्लास में 60 परसेंटेज थी। उसके बाद बीटेक में अगर बैकलॉग्स की बात करोगे तो बहुत बड़ी संख्या है, मतलब अराउंड 2 डिजिट्स में है। 24 जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया 24 बैकलॉग्स हैं बीटेक के अंदर।
उस इंसान ने इतनी सारी चीज़ों के बाद भी जब यूपीएससी की तैयारी की थी, एक डेडिकेशन के साथ, एक पूरे जुनून के साथ 18 महीने के अंदर उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। 18 महीने के अंदर। मेरे लिए वो इंसान बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। मतलब मुझे अगर कोई चीज़ लगती है कि यार ये मुश्किल है, ये मैं कैसे करूँगा, तो मैं तो वो नाम याद रख लेता हूँ। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में एक ये नाम बहुत ऊपर है। स्टूडेंट को मैं कई बार समझाता हूँ ये चीज़ें। तो सेम फॉर द 8th क्लास स्टूडेंट। जिस बच्चे ने 8th क्लास के अंदर लो मार्क्स स्कोर किया है, तो उसे 2 चीज़ करनी पड़ेंगी, जो मे बी समीर सर ने किया होगा, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। 8th क्लास में आपको पता है कि मार्क्स लो क्यों आए थे, ठीक है। आपको पता है कि आपने पढ़ाई नहीं की थी या आपको किस जगह पे कमी रही। पहली चीज़, जब आपको ये पता है देन आपको पता है इम्प्रूवमेंट करना है और किस जगह पे करना है। तो जब स्टूडेंट 9th में जाता है, जैसे मैंने अभी एक बच्चे का एग्जांपल दिया तो था यार, उसमें वो बच्चा बहुत लो मार्क्स लेकर आया था, डरा हुआ था कि यार 9th की मैथ कैसे होगी। उसके अंदर सिर्फ एक ही डेडिकेशन था कि सर आप हाथ पकड़ के आगे लेके चलो, मैं वही करूँगा। बस मैंने वही किया, जैसा मैंने उसे बताया, जितना मैंने उसे बताया उसने उसको फॉलो किया, ठीक है। उसका रिजल्ट 10th में अपने आप आया और 11th में उसने मैथ्स लिए, गोइंग गुड। 12th में भी मैथ कर रही है। 12th में मेरा टारगेट है उसको 100 आउट ऑफ 100 दिलाने का। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका एक चैप्टर ख़राब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगला चैप्टर ख़राब लिखो। आप उससे एक्सपीरियंस लो और उस चैप्टर को और सुंदर और अच्छा बनाओ। डे 1 से प्रैक्टिस करो, ठीक है। डे 1 से प्रैक्टिस करो, उन चीज़ों को लाइफ में से डिलीट करो जिसकी वजह से आपका वो चैप्टर ख़राब हुआ था। के अलावा तो कुछ नहीं है। करना अल्टीमेटली उस बच्चे को ही पड़ेगा। वो पीछे पड़ जाए कि यार मुझे करना है, मैं मार्क्स लेके आऊँ, कोई रोक नहीं सकता उसको। मजाल है कि कोई रोक दे। हाँ, टीचर अच्छा मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, इरिटेशन होती है। मेरे को कई बार इस चीज़ का सामना करना पड़ा, पर मैंने उस चीज़ को समझाया, नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है। आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, आपने पढ़ाया, बच्चे ने कहा सर समझ नहीं आया, आपने 2 बार समझाया, 3 बार समझाया। मैंने कई बार बच्चे को 5-6 बार भी समझा देता हूँ, 7वीं बार में समझ आ गया, बच्चे ने ओके कर दिया, आप एकदम रिलैक्स हो गए। जब आप टेस्ट लेते हो, उसी क्वेश्चन में बच्चा फिर से गलती कर देता है, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, ठीक है। यहाँ पर बीइंग अ टीचर, जैसे मैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, कोई बात नहीं, वो बच्चा करना चाहता है, उसने गलती की है, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। तो इस तरह के टीचर्स अगर किसी भी बच्चे के साथ है ना, तो मुझे नहीं लगता उसे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। सर, ये वाले आंसर से तो आपने बच्चे का माइंडसेट स्ट्रांग कर दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा 9th में जाता है, उसके सामने ना बहुत सारी किताबें हैं कि सबसे पहले उसको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए या कोई और अदर बुक को लेके स्टार्ट करना चाहिए। वो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उसको आप क्या राय देंगे उसको? ये विजय क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा तुमने। ये तुम्हारा खुद का है क्या? है? नहीं, ये होता है, ये एक्चुअल में तुम्हारा नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे। हालांकि ना सभी स्कूलों में रेफरेंस बुक्स होती हैं पैरेलल में, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट में से ये कहता है कि सर एनसीईआरटी करूं कि क्या करूं, ठीक है। मैं एक चीज़ को एक चीज़ से समझाता हूं। पहले मैं स्टूडेंट से सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि ना, आप ये वाला माइंडसेट दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन किस बुक से आएगा। तुम विश्वास नहीं मानोगे इस बात का, मैं हर साल, मैं क्या, हर टीचर फेस कर रहा है यार। जो भी टीचर मेरे पॉडकास्ट को सुनेगा तो कहेंगे रिलेट कर रहे, एकदम सही बात है। जो बच्चा पढ़ रहा होता है, सर ये वाला क्वेश्चन कर लूँ, सर इस वाली बुक से कर लूँ, उसका मोटिव सिर्फ ये होता है कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ये होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी इस पर्सपेक्टिव से मत चलो कि कौन सी बुक पढ़ूँ कि क्वेश्चन मुझे मिल जाए, ठीक है। अब आते हैं बुक की बात। तो जो बेस होता है, जो सिलेबस होता है, वो बेसिकली एनसीईआरटी ही है।
पर एनसीईआरटी को आपको करना ही करना है, मतलब करो ही करो यार। जब आप एनसीईआरटी कर लोगे ना तो आपका पहले तो एक माइंड सेट हो जाएगा यार ये बुक तो मैंने कर ली है। बात सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट की है तो उसमें ये आता है कि मैथ मांगती है प्रैक्टिस। अब एनसीईआरटी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। क्लास 10th के एक चैप्टर है, उसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल मिला लिया जाए 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन इज नॉट सफिशिएंट कि किसी स्टूडेंट के मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए कि एक रेफरेंस बुक पढ़नी ही चाहिए। अब क्लास 9th की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर सिस्टम पे आ जाओ। नंबर सिस्टम हालांकि बहुत वास्ट है एक तरीके से देखा जाए अगर उस बच्चे को ढंग से पढ़ा जाए, और नंबर सिस्टम जिस बच्चे ने अच्छे से कर लिया ना वो धुरंधर पार्ट 3 हो जाएगा, मजाक नहीं है, सीरियसली बताओ। नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल, अगर आपको धुरंधर पार्ट 3 बनानी है तो समझ लो आपको नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल को स्ट्रॉन्ग कर लो आप। मैथ्स में धुरंधर पार्ट 3 बनाना ऐसा कह सकते हैं। जो मैंने देखा है बच्चा ना सबसे ज़्यादा इसी में लैग कर जाता है, क्योंकि यार उसमें नए लॉज आ जाते हैं, पॉलिनोमियल के नए रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। और वो पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर बच्चा 10th में जा रहा है सेम पॉलिनोमियल अपडेट हो जाता है। अगर वो 11th में जाकर मैथ लेता है तो एक उसमें टॉपिक आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, IIT JEE का टॉपिक है, हालांकि CBSE के अंदर नहीं है वो, IIT JEE का टॉपिक है, तो वहाँ पे वो बहुत हेल्प कर देता है। तो कहने का मतलब ये है NCERT तो देखो भाई आपको करनी ही करनी है। फिर यहाँ पे अब तुमने नहीं पूछा पर मैं एक और बता देता हूँ। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे सर एग्जाम्पलर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरा आंसर है अगर आप कॉम्पिटिटिव पे जाते हो तो आप एग्जाम्पलर करो। अगर आपको सिर्फ 9th में अच्छे से मैथ करनी है तो आप NCERT प्लस कोई भी एक रेफरेंस बुक जो भी आपका स्कूल रिकमेंड करता है। पैरेलल में स्कूल आपको असाइनमेंट दे रहा है, हो गया इतना सारा कंटेंट, आप उसी को कर लो, सफिशिएंट है। सर जैसे आपने माइंडसेट भी बच्चे का क्रिएट कर दिया, बुक्स के भी बारे में बता दिया कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या ऐसी एक टिप है जो बच्चे का अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो उसको ध्यान रखनी चाहिए? अगर एक बच्चे को एग्ज़ाम के टाइम पर अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना वो थोड़ा सा उन्हें अटपटा लग सकता है, बट सबसे बेस्ट तरीका है। और वो तरीका ये है कि आप ना अपने एग्ज़ाम से पहले जितने भी मंथ में कॉपी बनाई है जिस पे आपने लिखा है, रिवीजन सिर्फ वहीं से करें। मैंने देखा है बच्चों को वो रिवीजन जब करने की बारी आती है ना तो पहली बात तो उनकी नोट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ठीक से कोई कॉपी बना नहीं रहा है। पहली बात तो आप नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। जिन क्वेश्चंस को आपने किया है उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो दोबारा से, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको एक ना मेथड बताता हूँ, मैंने अपने पहले भी कई बार बच्चों को बता रखा है, मैं इसको स्टार मेथड नाम देता हूँ, स्टार मेथड। इस मेथड में क्या होता है, मान लीजिए मुझे मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे रिवीजन करनी है, तो मैंने NCERT ले ली, मैं कोई एक बुक ले लेता हूँ, रेफरेंस बुक ले लेता हूँ, या मेरे पास DPP है, कुछ भी है। तो उसमें मान लीजिए एक एक्सरसाइज के अंदर मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो ईमानदारी से मैं 20 के 20 लगाऊंगा, ठीक है, 20 के 20 मुझे लगाने चाहिए। अब जब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया या मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने उसके ऊपर स्टार लगा दिया। जब मैंने स्टार लगा दिया तो उस स्टार का मतलब हुआ कि जब मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा था तो मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ऐसे मान लीजिए 20 में से 7-8 क्वेश्चन हो गए जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए, आपने कहीं से सोल्यूशन का आंसर लिया या टीचर से पूछा और आपने उसे पढ़ लिया। अब जब आपको दोबारा रिवीजन करनी है तो उसी चैप्टर को उठाओगे, उस 20 में से 13 क्वेश्चन देखना भी मत, सीधा 7 क्वेश्चन पे जाओगे, क्योंकि जो आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुए थे आपने हेल्प ले ली। जो आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गए तो ये आपका सॉलिड है, उसका मतलब। फिर आप क्या करोगे, उस 7 क्वेश्चंस को करो। मान लीजिए उन 7 क्वेश्चन में से भी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं हुए, अगेन 1 स्टार बढ़ा दो, यानी उन 3 क्वेश्चन के आगे 2 स्टार हो गए। जब आपको फ्यूचर में रिवीजन करनी होगी उसी चैप्टर की, तो आप क्या करोगे, वो सिर्फ 3 क्वेश्चन करोगे। तो दिस इज कॉल्ड द स्टार मेथड। मैं वो स्टूडेंट्स को मोस्टली बोलता हूँ कि इस मेथड का यूज़ किया करो, बहुत हेल्पफुल होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने नोट्स को ज़रूर रिवाइज करो, अपनी उसी कॉपी को जिसको आपने पिछले 3-4 महीने लिखा है, वो आपको ज़्यादा रिकॉल करेगा। रादर देन आपने सर्च किया चैप्टर नंबर सिस्टम के नोट्स
मिल जाएगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत चीज़ अवेलेबल है। बट आप वो एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाओगे जब आप उस समय पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जब उस समय पढ़ रहे थे तो वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉल नहीं होती है। फिर आप नए तरीके से उसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ये प्रॉब्लम आती है। वो आती है स्टूडेंट के साथ। बहुत बोलता हूँ, मन मानते नहीं है बच्चे। अपना रिवीजन एग्जाम ड्यूरेशन पे उस नोटबुक से करते ही नहीं है जिस नोटबुक को उन्होंने 3-4 महीने पहले से भरा हुआ है, जिस पे प्रैक्टिस किया और जिससे लिखा है, जो क्लास में कराया गया है। सर, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने हो तो उसको अभी से क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखो, मैं उस स्टूडेंट को बहुत अप्रिशिएट करूँगा जिसने 9th क्लास में अपने फ्यूचर का एक डिसीज़न स्टार्ट किया कि मुझे क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि 11th क्लास से मोस्टली होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, फिर उस फील्ड में आप आगे जाते हो। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर करूँगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चा 11th में सब्जेक्ट ले लेता है, फ्यूचर में जब वो ग्रेजुएशन करने जाता है, मे बी वो उस सब्जेक्ट में आगे ना जाए, वो स्ट्रीम चेंज कर देता है। तो ये अलग चीज़ हो गई। इस पर कोई और कमेंट करे तो मैं उससे पहले ही आपको ये क्लियर करता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो अदर चीज़ है। बट मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चे के उस एप्रिसिएशन पे, उस डिसीज़न के ऊपर जो उसने 9th क्लास में लिया कि मैं ये ले। क्योंकि आज की डेट में उसने पहला एक टास्क कंप्लीट कर लिया कि वो डिसीज़न मेकर हो गया कि मैं डिसीज़न ले रहा हूँ कि मुझे लाइफ में ये करना है। मे बी सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ चेंज होता है तब भी वो बहुत अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसको डिसीज़न मेकिंग आ गई है। अगर 9th क्लास में कोई बच्चा कंपटीशन के तरफ फोकस करता है कि मान लीजिए मैं एग्जांपल में IIT JEE ले लेता हूँ या NDA ले लेता हूँ, NDA के एग्ज़ाम्स के लिए, उन्हें अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और उन्हें अपने जो गोल है उसको भी हमेशा दिमाग में रखना है और उसको दिमाग में रख कर ही पढ़ते रहना है, ठीक है। 9th की मैथ्स JEE के लिए या NDA के लिए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है 9th एंड 10th। मान लीजिए बच्चा IIT JEE और NDA नहीं करता है, कुछ और तो एग्ज़ाम देगा, किसी और एग्ज़ाम को देता है, तो वहाँ पे 9th 10th की मैथ बहुत काम आती है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप 9th एंड 10th को एज अ फाउंडेशन, जिसे कहते हैं बेस, लेकर चलो। ये मत लेकर चलो कि 10th पास हो गए इज़ ओके, 9th पास हो गए इज़ ओके, ठीक है। आप ये लेकर मत चलो कि हमने 9th पास कर ली, 10th पास कर ली। आप अच्छे से पास करो, इज्जत के साथ अच्छे से पास करो, आप कर सकते हो, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस तय आपने करना है। अगर आपने 9th 10th बहुत अच्छे से कर लिया, 11th में जब आप जाओगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप IIT JEE और NDA की तरफ जाते हो तो कंपटीशन बड़ा है, तो मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करता हूँ, जब आपने बड़ा डिसीज़न 9th क्लास में ले लिया है तो थोड़ा सा आप टाइम बढ़ाइए और 11th एंड 12th के कुछ टॉपिक 9th एंड 10th में ही कवर कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पर जब जाओ तो आपको वो इजी वाले टॉपिक में समय ना लगाना पड़े। ऐसा होता है, जिसे हम फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन बैचेज़ में सेम कंसेप्ट को हाई लेवल पढ़ाना और कुछ 11th के टॉपिक्स को 9th और 10th में ही पढ़ा देना। मैंने अभी लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, मेरा जो लास्ट ईयर फाउंडेशन बैच था उसमें क्लास 11th के 5 चैप्टर मैंने करा दिए थे। अब वो 100% उन्हें नहीं आया, ये भी सच है, पर 50 से 60% तो उन्हें आया। जब वो 11th में जाएंगे तो जो 40% के जो एफर्ट्स रह गए वो वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे 100% की बजाय। तो ये स्ट्रेटजी होती है अगर आप 11th एंड 12th में IIT JEE की तैयारी कर रहे हो तो। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आज उन बहुत सारे पेरेंट्स को उनके सवालों का जवाब मिल गया जिनके बच्चे 9th में आने वाले हैं, जिनके बच्चे 9th से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। तो उनके सवालों का जवाब आपने बहुत ही शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से दिया कि कैसे टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना है, कैसे अभी से तैयारी शुरू करनी है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हाँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके हमें बताइए कि अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे होना चाहिए, सो दैट आपके सवालों के आंसर आपको मिलते रहें।